नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 72। मैं आर के राजपूत एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे विशेष चर्चा में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा जी जुड़े हैं। उनके राजनीतिक, सामाजिक और छात्र जीवन के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है खास कार्यक्रम न्यूज़ 72 के ज्ञानेश शर्मा जी। सर्वप्रथम आपको छत्तीसगढ़ सरकार ने योग आयोग का दायित्व दिया है, कैसा महसूस करते हैं? निश्चित रूप से ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ने मुझे इस योग्य समझा और योग आयोग जैसे एक महत्वपूर्ण विभाग जो मेरे लिए निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है आज के समय में, जबकि पूरा कोरोना महामारी का आप हर जगह हर स्तर पे आप उसका जो प्रभाव है, प्रकोप बोलें उसको, आप देख रहे हैं। ऐसे में लोगों को कैसे न केवल उस वैश्विक महामारी से बचाने का, बल्कि उसके विरुद्ध लड़ने के लिए शरीर के अंदर रेजिस्टेंस पावर कैसे पैदा किया जाए, ये मुझे लगता है कि आज के समय में केवल एक ही विकल्प दिखता है, वो है योग। ऐसे में योग आयोग जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी मुझे प्रदेश के मुखिया ने सौंपी है, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वहीं दूसरी ओर मेरे लिए चुनौती भी है। आप वर्तमान में पार्षद हैं, एमआईसी मेंबर भी हैं और लोक कर्म विभाग भी आपके पास है। ऐसे में योग आयोग का एक नया आयोग, इस चुनौतियों को आप कैसे देखते हैं? किस प्रकार कार्य करेंगे? निश्चित रूप से नगर निगम की जिम्मेदारी भी अपने आप में इतनी बड़ी होती है, लेकिन चूँकि मैं 3 बार पार्षद रहा हूँ और तीनों बार एमआईसी का सदस्य रहा हूँ, अतः मुझे नगर निगम की अपने दायित्वों को निर्वहन करने में कहीं कोई और जिम्मेदारी बाधा नहीं है। योग आयोग एक नई जिम्मेदारी है, नई संस्थान है। लगभग 2-4 साल पहले इसका गठन हुआ है। ऐसे में योग आयोग की जिम्मेदारी को कैसे बखूबी निभाया जाए, ये मेरे लिए निश्चित रूप से चुनौती तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन जिम्मेदारियों को निभाने में नगर निगम की जो एमआईसी या जो पार्षद की जिम्मेदारी है, कहीं कोई रोड़ा या बाधा नहीं आ पाएगा। मैं इन दोनों दायित्वों को बखूबी निभाने में समर्थ रहूँगा। योग आयोग के बारे में अगर हम संक्षिप्त में समझें तो योग एक प्राचीन काल से हमारे भारतवर्ष में लगातार चल रहा है। ऐसे में आपको यह दायित्व मिला गया, तो क्या आपने इस चीज़ का प्रशिक्षण कहीं से लिया है या आप योग करते हैं स्वयं? ऐसे तो मैं स्वयं 1998 से ही योग नियमित रूप से करते आ रहा हूँ। मेरा दिनचर्या ही मॉर्निंग वॉक से और योग से इसकी शुरुआत होती है। तो योग के प्रति मेरा लगाव शुरू से ही रहा है और जब से मैंने योग और मॉर्निंग वॉक अपने जीवन में उसको उतारा है, तो मुझे योग और उसके प्रति विश्वास स्वाभाविक रूप से जागृत हो चुका है और मैंने इसके लाभ को खुद आत्मसात किया है। तो मैं लोगों को इसके लाभ को, इसके फ़ायदे को, चूँकि इसको मैंने खुद अनुभव किया है, तो मैं दूसरों को और लोगों को बहुत ही विश्वासपूर्ण बता सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि योग का जो क्षेत्र है मेरे लिए बहुत ही मेरे आदत के अनुरूप है और मैं इस योग आयोग के माध्यम से योग को जन जन तक पहुंचाने में मुझे ऐसा लगता है, कुछ मुझ में इतना आत्मविश्वास है योग के प्रति, तो मैं उनको बखूबी और बहुत अच्छे सकारात्मक ढंग से लोगों के घर घर तक, लोगों तक पहुंचाने में मुझे बड़ा आनंद आएगा। उत्साह का अनुभव कर रहा हूं मैं। राजनीतिक जीवन की अगर बात करें तो प्रारंभिक से लेकर अंत तक का अपने विस्तार से अगर आप बताना चाहें, राजनीति आपकी शुरुआत कब हुई, क्या कहेंगे? वैसे मूल रूप से मैं तो एक सामाजिक गतिविधियों से शुरू से मेरा जुड़ाव रहा है। जब से मैं सोचने समझने की स्थिति मुझ में पैदा हुई और मैं छात्र राजनीति, चूँकि ब्राह्मण पारा जो शुरू से ही छात्र राजनीति का एक गढ़ रहा है, जहाँ अनेकों विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष उन्होंने पैदा किया और एक प्रकार से वह ब्राह्मण पारा एक ऐसा ऐतिहासिक मोहल्ला रहा कि वो हमेशा सत्ता के खिलाफ संघर्ष में उनको बड़ा आनंद आता था और वहाँ से जो भी व्यक्ति सामाजिक जीवन में आया तो उसके अंदर में संघर्ष की एक आमदा
शुरू से ही रहती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पृष्ठभूमि पूरी तरह सामाजिक और सामाजिक जीवन से जुड़े रहने के कारण, लगाव रहने के कारण हमारा पूरा जो जीवन है वो अन्य सामाजिक राजनीति के साथ अन्य सामाजिक गतिविधियों में बराबर रहा। जैसे सामाजिक गतिविधियों में समाज का पृष्ठभूमि हमारे साथ तो जुड़ा ही हुआ है। हमारी एक बहुत ही मोहल्ले के ब्राह्मणपाड़ा के द्वारा संचालित अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन 100 सालों से होता रहा। उसमें भी मोहल्ले के हर सदस्यों के साथ मेरी भी सक्रिय भागीदारी रहती थी। मैं भी उस संस्था से जुड़ा रहा और 1989 में उसका महासचिव जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निर्वहन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद सार्वजनिक राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। मैं ब्राह्मणपाड़ा से 1994 में पार्षद बना। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय नगर में पार्षद बना। फिर वर्तमान में यहाँ ठाकुर प्यारेलाल वार्ड में पार्षद हूँ। तो मुझे इसके अतिरिक्त और अन्य बहुत सारे संस्थाएं हैं जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो ये मुझे ब्राह्मणपाड़ा में रहने का और ब्राह्मणपाड़ा के वातावरण का और ब्राह्मणपाड़ा का एक जो स्वाभाविक एक संघर्षशाली जो वहाँ की जो प्रवृत्ति जुझारूपना जिसको लोग पूरे रायपुर क्या पूरे छत्तीसगढ़ जानते थे, तो वहाँ रहने का मुझे एक बचपने से ही मुझे सब देखने का, सुनने का और उसमें शामिल होने का अवसर मिला। तो ये मुझे सामाजिक जीवन में जुड़ने का, लोगों को संघर्ष में खुद शामिल होकर के उनको जोड़ने का, ये सब एक स्वाभाविक रूप से मुझे ब्राह्मणपाड़ा के युवा होने के नाते मुझे ये जो विरासत में मिली। राजनीतिक गतिविधियों में नगर निगम के आप काफ़ी चर्चित चेहरा हैं। ऐसे में आपके छात्र जीवन के बारे में अगर बात करें, उस समय भी आप काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे। अपने शैक्षणिक जीवन के बारे में बताइए। मैं गांव में प्राथमिक, मेरा गांव यही रायपुर शहर के पास लगा हुआ है। दुर्ग जिला का आखिरी गांव आता है कबसदा। वहाँ प्राथमिक और मिडिल 2 साल बालोद, वर्तमान बालोद जिला में सिकोसा में पढ़ने के बाद मैं यहाँ 8वीं से रायपुर शहर में आया। सप्रे नंबर 2 हुआ करता था। मैं वहाँ 8th क्लास के बाद RD तिवारी स्कूल में मैंने हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद M.Com तक मैंने दुर्गा महाविद्यालय से वहाँ शिक्षा अध्ययन किया। और उसके बाद हम लोग छात्र राजनीति में, चूँकि ब्राह्मण, मैंने जैसे पहले बताया, ब्राह्मणपाड़ा से वहाँ की गतिविधियों में मेरी सक्रिय भागीदारी रहती थी और पूरा ब्राह्मणपाड़ा का एक पहचान पूरे प्रदेश में, उस समय मध्य प्रदेश हुआ करता था, तो वहाँ हमारे मोहल्ले का बड़ा वर्चस्व हुआ करता था। और विश्वविद्यालय छात्र संघ गठन में हमारे ब्राह्मणपाड़ा की बड़ी महती भूमिका हुआ करती थी और उसमें मेरी सक्रिय भागीदारी अन्य युवाओं साथियों के साथ होने से मैं लगभग छात्र राजनीति में कोई चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद छात्र संघ की गतिविधियों में बराबर की भागीदारी होने से विश्वविद्यालय छात्र संघ के गठन में हमारी और हमारी टीम की अहम भूमिका होती थी। इस प्रकार से छात्र जीवन में हमारा लगभग युवा अवस्था वो पूरा बीता हुआ था। सामाजिक क्षेत्रों में आपकी क्या रुचि है? आप सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी चर्चित चेहरा हैं आप भी इसमें, तो आप इस किसी पद में हैं सामाजिक क्षेत्र में? मैं मतलब 20वीं शताब्दी के 9वें दशक से ही हम लोगों ने सामाजिक दायित्वों का बीड़ा उठाया। 89 में जब इसकी शुरुआत की तो हमारी ऐतिहासिक बाल समाज पुस्तकालय, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक केंद्र बिंदु हुआ करता था, उसके जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी हम लोगों ने अपने उसमें ली। उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री मोतीलाल जी वोरा थे। उन्होंने हमारे प्रयासों की सराहना करते उस समय उसके जीर्णोद्धार के लिए हमें सरकार के माध्यम से अनुदान दिलवाए और वहाँ से हमारी जो सामाजिक गतिविधियों की एक शुरुआत हुई। हमने उस ऐतिहासिक पुस्तकालय भवन का, जिसका लगभग 100 साल का इतिहास है, उसको हम लोगों ने जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी ली। उसके बाद हिंदू स्पोर्टिंग जैसे अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट की जिम्मेदारी ली और
उसके बाद समाज में एक सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए एक बड़े भवन की आवश्यकता पूरे समाज के अंदर महसूस किया गया। तो हम लोगों ने इस बात को महसूस किया, तो पूरे छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में फैले हुए समाज के सदस्यों तक पहुंचकर, जिसमें हमारे बुजुर्गों की टीम हुआ करती थी, हमसे बड़े वर्ग के लोगों का जुड़ाव रहता था, ऐसे 50-100 लोगों की हम लोगों ने टीम बनाया और पूरे गांव-गांव जा कर के छत्तीसगढ़ के लोगों से अर्थ संग्रह कर हमने विप्र भवन, जो आप जानते हैं समता कॉलोनी में है, उसका निर्माण कराया। उसके बाद हम लोगों ने उसमें सफलता हासिल की, लोगों का विश्वास आया। हमने आज डूमर तालाब रविशंकर विश्वविद्यालय से लगा हुआ है, वहाँ पे हम लोगों ने 7 एकड़ में विप्र महाविद्यालय की स्थापना की। आर.डी. तिवारी नगर निगम जो व्यावसायिक परिसर उसके ऊपर में हम लोगों ने वहाँ से शुरुआत की। वहाँ पे भी हमारा विप्र महाविद्यालय है। डूमर तालाब 8 एकड़ में विश्वविद्यालय के से लगा हुआ जो परिसर है, वहाँ पे हमारा विप्र महाविद्यालय है, जहाँ बहुत सारे फैकल्टियों का बहुत एक वृहद प्रांगण में वहाँ संचालित हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने सुहागा मंदिर, जो हमारे इस समाज का और उस क्षेत्र का, रायपुर शहर के अंचल का बहुत ही प्राचीन धार्मिक केंद्र, और जहाँ से ब्राह्मण पारे की नहीं, समाज की सारे गतिविधियों का वो केंद्र बिंदु रहने वाला सुहागा मंदिर का भी जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी हम लोगों ने संभाली। इस प्रकार हम लोगों के सामाजिक गतिविधियों का ये सब केंद्र बिंदु रहा। हम लोग निरंतर उससे अभी भी जुड़े हुए हैं। अभी भी उन सारी गतिविधियों का संचालन समाज के लोगों की बनाई दरी कमेटी के साथ मिलजुल कर रहे हैं, और हमारा ये संस्था आज सामाजिक गतिविधियों का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। इसके पश्चात हम लोग चौबे कॉलोनी सोसाइटी के भी अध्यक्ष बने, वहाँ एक ट्रस्ट बनाए। तो ये सब गतिविधियों का निरंतर आगे बढ़ना और उसमें हम लोगों की सक्रिय भागीदारी होना, या ये सारी गतिविधियों की शुरुआत भी हम लोगों ने की। तो इस प्रकार से हमारा पूरा सामाजिक गतिविधियों का ताना बाना, इस ढंग से इसकी शुरुआत हुई। इसको हम लोगों ने इससे रचा बसा, और आज भी हम लोग राजनीतिक जीवन में रहने के बावजूद हमारा पूरा समय और पूरा लगाव, पूरा समर्पण इन संस्थाओं के साथ है, और वहाँ के पदाधिकारियों के साथ मिल बैठ कर के हम अपने सामाजिक दायित्वों को इन राजनीतिक दायित्वों के साथ पूरी तरह ईमानदारी के साथ निर्वहन करने में अनवरत लगे हुए हैं। अंत में 2 महत्वपूर्ण सवाल। ऐसे में सरकार के इस 2.5-3 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले जो संघर्ष हुआ करता था लोगों के मन में, और विशेष रूप से हमारा ब्राह्मण पारा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियावाद का एक बड़ा ही प्रवर्तक मोहल्ला रहा, क्षेत्र रहा, और वहाँ के लोग के मन में एक ऐसा जुनून रहता था छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ वासियों के प्रति। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के लोगों के द्वारा जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, उसके पहले 20, 25, 30, 40 साल पहले से, जिसमें आप लोग जानते हैं, चाहे उसमें ठाकुर प्यारेलाल हो, वो ठाकुर प्यारेलाल जी हैं, खूबचंद बघेल जी हैं, और पवन दीवान जी हैं, सुंदर लाल शर्मा, इतने कितने ऐतिहासिक महापुरुष रहे जिनके मन में केवल और केवल छत्तीसगढ़ के शोषण के खिलाफ, है ना, और छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ वासियों को कैसे उनके प्रति हम क्या कर सकते हैं, कैसे इनको मध्य प्रदेश से अलग राज्य के रूप में उसकी स्थापना करने में हम पूरा अपना सर्वस्व लगा दें, ये सोच उनके मन में शुरू से रहता था। तो ये सारी बातें हमारे अंदर भी ब्राह्मण पारा में सक्रिय राजनीति, सामाजिक जीवन में जुड़े रहने के कारण कमोबेश मुझ में भी ये भावनाएं थी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पश्चात नई आशाएं और एक नया ऐसा लगता कि अब हमारा छत्तीसगढ़ जो है भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बराबर से खड़ा होकर के छत्तीसगढ़ वासियों को उनका जो अधिकार से जो सैकड़ों साल से वंचित हैं वो अब उनको मिलने लगेगा, और यहाँ के लोग आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी
अन्य राज्यों की तुलना में उनके बराबर और कहीं उनसे आगे खड़े होंगे। लेकिन दुर्भाग्य से इन 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वो सारी भावनाएं लगभग लुप्त हो गई और छत्तीसगढ़ संसाधनों से भरा पूरा, कहीं कोई बजट की कमी नहीं। आपको इस बात से ही उसका आकलन कर सकते हैं कि जिस राज्य की बजट की शुरुआत 2700 करोड़ से हो करके 15 साल में 1 लाख करोड़ तक अगर उसका बजट हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि यदि नेतृत्व का सोच छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ वासियों, किसान, मजदूर, उद्योग, खनन, जंगल में रहने वाले लोगों, इन सब के प्रति यदि ईमानदारी से उनके मन में सोच, उसके क्रियान्वयन की ईमानदारी से यदि वो आ जाए, जुनून आ जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज छत्तीसगढ़ राज्य इन 15 सालों में कहीं से कहीं पहुंच सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से केवल और केवल संसाधनों का दुरुपयोग हुआ, उसके अंदर केवल भ्रष्टाचार की भावना थी जिसको आम लोगों ने महसूस किया, और उसके बाद जो परिवर्तन आया जिसको हम और आप सब महसूस कर रहे हैं, और जिसका नेतृत्व एक छत्तीसगढ़िया मतलब जुनून से भरा हुआ व्यक्तित्व, जिसके मन में 24 घंटा केवल और केवल छत्तीसगढ़ वासियों के कैसे उत्थान हो, कैसे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, कैसे वो मतलब कई सालों से, वर्षों से दबे कुचले रहें, उनको कैसे हम आगे उठाएं, कैसे यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता जो एकदम लुप्त सी हो गई थी, उनको कैसे वापस लाया जाए। और आपने इस बात को महसूस किया उनके 2.5 साल के कार्यकाल में। ये सारी चीज़ें, उनका पूरा सोच, उनका बजट का अधिकांश हिस्सा केवल और केवल 80% छत्तीसगढ़ जो गाँवों में बसता है, जहाँ की संस्कृति, जहाँ की सभ्यता, और जिसके कारण हम लोगों ने अपेक्षाएं की थी, विश्वास अव्यक्त किया था कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद ये सब पुनः स्थापित हो पाएगा। लेकिन 15 साल में वो लुप्त हो गया था भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, जिसको आज हमारे इस मुखिया भूपेश बघेल जी ने पुनः स्थापित करने में 80% अभी सफल हो चुके हैं। 20% चूँकि 2.5 साल का कार्यकाल लगभग व्यतीत हुआ है, ये आने वाले 2.5 साल में मुझे ऐसा लगता है कि माननीय भूपेश बघेल जी और हमारी कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ को न केवल सांस्कृतिक रूप से, न केवल सामाजिक रूप से, न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि राजनीतिक रूप से भी मजबूती और संबल प्रदान करने में, जिसका सोच मैंने आपको पहले बताया कि ये भारत के उन शिखर राज्यों में शामिल हो पाएगा जिसको हम आज गणना करते हैं, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा राज्य भारत का हर दृष्टि से सिरमौर राज्य बन सकेगा। ये आपको 5 साल बाद माननीय भूपेश बघेल जी की सोच के चलते, उनके कार्य प्रणाली के चलते, और उनका जो समर्पण है छत्तीसगढ़ वासियों के प्रति, आपको 5 साल में, चूँकि अभी से दिखाई पड़ने लग गया लोगों को मन में, अब केवल और केवल ये लोगों को लगने लगा है कि ये केवल छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ वासियों का एक पर्याय है भूपेश बघेल। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले बचे हमारे 2-2.5 साल के कार्यकाल में हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो लगभग 100% पूरा होने वाला है। अंत में एक सवाल, मतलब आप मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में पुनः 2023 में भूपेश सरकार बनने वाली है? निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नेतृत्व कि हम लोग जो अपेक्षा और कल्पना करते हैं वो आज साकार हो चुका है। और आने वाला समय केवल और केवल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की होगी, क्योंकि आज 2/3 लोग जो गाँव में रहते हैं, जो किसानी खेती से जुड़े हुए लोग हैं, और जिसके बारे में केवल और केवल सोचने वाला कोई सरकार है तो हमारा भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सोच, ऐसा समर्पण,
और ऐसा अपनी बातों को ईमानदारी के साथ क्रियान्वयन करने वाला कोई नेतृत्व मिला है, तो कोई भी छत्तीसगढ़िया वासी जो वास्तव में इस धरती से, इस मिट्टी से लगाव रखता है और किसी प्रकार का कोई सोच रखता है, वो नहीं चाहेगा कि भूपेश बघेल के अतिरिक्त और कोई दूसरा नेतृत्व इस छत्तीसगढ़ को मिले। और ऐसा नेतृत्व कई वर्षों तक, कई कार्यकालों तक छत्तीसगढ़ को मिलता रहे। ये सारे छत्तीसगढ़ वासियों की, माटी पुत्रों की न केवल अपेक्षाएं हैं, बल्कि हम लोग ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। धन्यवाद। इतने कीमती समय में आपके राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र को जानने के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, और आपके नए आयोग के लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आप सभी देखते रहिए न्यूज़ 72। कैमरामैन गोविंद के साथ, रायपुर।